नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मोदी सरकार पार्ट 3.0 का लिटमस टेस्ट माने जा रहे हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव चौंका सकते हैं। हरियाणा में 10 साल से सत्तारूढ़ बीजेपी हैट्रिक की पूरी उम्मीद पाले है तो कांग्रेस सत्ता में वापसी का दावा कर रही है। स्वराज एक्सप्रेस का महा एग्जिट पोल दोनों दलों के दावे के विपरीत संकेत दे रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर में भाजपा को धारा 370 हटाने का लाभ जम्मू क्षेत्र में मिलने की उम्मीद है। पीडीपी और कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस सत्तारूढ़ होने के लिए इसी धारा 370 को मुद्दा बना रही है। जम्मू कश्मीर में इस बार 3 चरणों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं, जबकि हरियाणा की 90 सीटों पर एक ही फेज में वोटिंग हुई है। दोनों ही राज्यों में जनता बड़ा बदलाव कर दे तो चौंकाना नहीं चाहिए। मतदाता की खामोशी सियासत की नई कहानी लिख सकती है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान अनिल गोयल जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं दिल्ली से। फिरोज सिद्दीकी जी है, कांग्रेस प्रवक्ता हैं भोपाल से हमारे साथ। शेख नासिर जी जुड़ेंगे, पीडीपी नेता हैं कश्मीर से। इसके साथ ही पहला सवाल कांग्रेस प्रवक्ता से कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ माफ किया, हरियाणा में अगर देखा जाए फिरोज सिद्दीकी जी, बीजेपी की सरकार रही, इस बार क्या नया होने वाला है कि कांग्रेस इस बार बहुमत में आ जाए वहां पर? देखिए, जहाँ तक हरियाणा का सवाल है तो हरियाणा की जनता जो थी भारतीय जनता पार्टी के जो कुशासन था उससे बहुत बुरी तरह त्रस्त थी, और ये बात सभी ओपिनियन पोल्स में भी आ रही थी और अब एग्जिट पोल में भी आ रही है। और बस अब हमें देखना ये है कि जनता ने बदलाव का मन बना लिया था और जनता वहाँ बदलाव करने जा रही है। कांग्रेस वहाँ सरकार बनाने जा रही है। अब हमें ये देखना ये है कि 2/3 तो बहुमत कांग्रेस को मिलेगा वहाँ हरियाणा में, जो हमारे अपने आंतरिक सूत्र बता रहे हैं और हमारे संगठन के जो सूत्र है। अब हमें ये देखना है कि 2/3 से ऊपर हम कितना जाते हैं और कितनी मजबूत हमारी वहाँ सरकार और कितनी मजबूती वहाँ की जनता देती है। जहाँ तक हरियाणा का सवाल है तो हरियाणा के लोग जो है सीधे और सपाट बात करते हैं, वो बीच में कहीं नहीं रखते किसी को, और सीधी सपाट बात में वो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को का बिल्कुल सपाट कर दिया भारतीय जनता पार्टी को, और सफाया हो गया ये, और ये 8 तारीख को हमें देखने मिल जाएगा। और साथ में पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी को इतना वोट नहीं मिला था, लेकिन इस बार मिला है। और लेकिन इस बार जो है वो लोकसभा चुनाव में ही उसका वोट जो है वो 12% नीचे गिरा है और कांग्रेस का वोट 20% बढ़ा था। फिरोज जी, 2019 की अगर हम बात करें तो 67.92% मतदान हुआ था, इस बार 61% मतदान हुआ, थोड़ा बहुत आंकड़ा बढ़ सकता है। देखिए, मतदान है। अब आज की तारीख में मैं चुनाव आयोग से किए जो आंकड़े हैं इस पर अब विश्वास नहीं किया जा सकता। वो कौन सा आंकड़ा कल आएगा ये किसी को नहीं पता। पहले ये होता था कि 1%, आधा %, 1.25% बढ़ता था। अब मतदान जो है 7% तक बढ़ता है। 15 दिन तक आपको नहीं मिलता। 17 फॉर्म इकट्ठा करके अगर आपको मतदान के आंकड़े की जानकारी देना है तो चुनाव आयोग जो था, आप जर्नलिस्ट को भी सुबह होते होते तक सब जानकारी दे देता था, लेकिन अब वो होता नहीं है। लेकिन हमें मतदाताओं पर भरोसा है, और मतदाताओं ने जिस तरीके से कांग्रेस के पक्ष में वहाँ वोट दिया हरियाणा के लोगों ने, उससे कांग्रेस पार्टी जो है 2/3 से ज़्यादा बहुमत से सरकार बनाने चाह रही है, इसका हमें पूर्ण विश्वास है। हरियाणा में आप अपना मुकाबला किससे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो थी, भारतीय जनता पार्टी ने खुद स्वयं वो फेस करने की स्थिति में नहीं थी। जो पार्टी की स्थिति ये हो जाए कि 90 सीटों पर वो 40-45 लोगों को उनको टिकट दे जो बाहर से आए हैं। 10 साल सरकार उन्होंने वहाँ चला ली, और उसके बाद उनकी ये वो अलग अलग दलों के साथ मिलके कांग्रेस के वोट काटने की चेष्टा कर रहे थे। लेकिन हरियाणा की जनता समझदार थी। पहलवान, नौजवान और किसान, ये जो 3 लोगों के मुद्दे वहां चले हैं, और लोग जिस तरीके से परेशान थे, एक उनका 35-1 का फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला भी उनका ठप हो गया। तो ये अब तय है कि कांग्रेस पार्टी वहां सरकार बना रही है,
और भारतीय जनता पार्टी कहीं मुकाबले में भी नहीं थी। जनता ने ही उन्हें मुकाबले में नहीं आने दिया। कांग्रेस ने के कार्यकर्ताओं ने पूरी शिद्दत से और दम से काम किया है। आप रिजल्ट देखिएगा, रिजल्ट बहुत चौंकाने वाले रहेंगे। जी बिल्कुल, हमारे साथ चर्चा के लिए चैनल हेड एसपी त्रिपाठी जी भी हैं और एग्जीक्यूटिव एडिटर अजय त्रिपाठी जी भी हमारे साथ मौजूद है। एसपी त्रिपाठी जी के पास हम चलते हैं। सर, देखा जाए जिस तरीके से हरियाणा की बात अगर हो रही है तो कांग्रेस कह रही है कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार में आएंगे, हमारी सरकार बनेगी। उधर बीजेपी भी दावा कर रही है कि 10 साल से हमने विकास किया, इस बार विकास के नाम पर जनता ने वोट किया है। देखिए, निश्चित तौर पे अगर कांग्रेस दावा कर रही है, हालांकि वो जिस तरह से 2/3 बहुमत करने के साथ सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं वो मुझे दिख नहीं रहा है। बात अलग है कि 58 से 60 सीटों पर अभी फिलहाल जो रुझान मिल रहे हैं वो दिख रहे हैं, लेकिन अभी रुझान है ये एग्जिट पोल के, एग्जैक्ट पोल नहीं है, एग्जिट पोल है इन स्थितियों में। लेकिन जो शुरू से ओपिनियन पोल आ रहे थे उसमें ये दिख रहा था कि हरियाणा में सरकार कांग्रेस की बन सकती है, क्योंकि बीजेपी के साथ तीसरी बार सरकार अगर बनती तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत बड़ा होता है। दूसरा, कहीं ना कहीं ये किसान आंदोलन का भी मुझे कहीं ना कहीं फर्क दिख रहा है, क्योंकि ज़्यादातर उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है, जहाँ कौन पश्चिम क्षेत्र जो उत्तर का आता है, वहाँ के किसान, हरियाणा के किसान और पंजाब के किसान, ज़्यादातर संधू बॉर्डर पे यही इन्हीं जगहों के किसान आए थे और वो हड़ताल पे थे और वो अपनी कई तरह की मांगें मांग रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा यहाँ सवाल ये होता है कि अगर जिस तरह से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस थोड़ा ही सही वापसी कर रही थी, और अगर हरियाणा में और साथ में जम्मू कश्मीर में 370 हटाने के बाद बीजेपी को लग रहा था कि ग्रामीण क्षेत्रों में उनको कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे इसका असर पड़ेगा। जैसा कि कह रहे थे कि पहले जो भी केंद्र से अनुदान जाता था, विकास कार्यों के लिए फंड जाता था, वो निचले स्तर तक, पंचायत स्तर तक नहीं पहुंचता था और वो ऊपरी स्तर पर ही समाप्त हो जाता था, उसका ऑडिट भी नहीं होता था। इन स्थितियों में बीजेपी को उम्मीद थी। दूसरी उम्मीद बीजेपी को ये थी कि उन्होंने 15 सीटें रिजर्व की थी, 9 एसटी की और 6 एससी की। तो उन रिजर्व सीटों पे उन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट दिए थे, तो उनको ये लग रहा था कि रिजर्व सीटों पे, चूंकि परिसीमन के बाद सीटें रिजर्व की है, तो उसका भी उन्हें वहाँ की जनता क्रेडिट दे सकती है। तो अगर वहाँ की जनता क्रेडिट वहाँ देती है तो वो उनकी सरकार बन सकती है, क्योंकि वहाँ 47 सीटें घाटी में हैं, यानी कश्मीर संभाग में हैं, और जम्मू संभाग में 43 सीटें हैं। जो पहले 37 सीटें जब जम्मू संभाग में हुआ करती थी तब बीजेपी 25 सीटें लेकर के आई थी। इस बार वहाँ 43 सीटें पहुंच गई, तो इनको उम्मीद थी कि 30 से 32 सीटें जम्मू कश्मीर में हम जीतेंगे, प्लस रिजर्व सीटें जो हैं वहां उनको मिला के वो सरकार के पास पहुंच सकते हैं, क्योंकि 5 सीटें वहां नॉमिनेट भी होंगी। 90 सीटों में अगर ये 40 से 42 सीटें, 43 सीटें ले आते और 5 सीटें नॉमिनेट होती, निश्चित तौर पर एलजी जो माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के ही सदस्यों को नॉमिनेट करेंगे, तो 48 सीटों पर वो बहुमत हो जाता। तो कश्मीर की स्थिति, जो रुझान आ रहे हैं, वो जो भारतीय जनता पार्टी ने सोचा था उसके अनुरूप नहीं आ रहे हैं। और रहा सवाल हरियाणा का, तो पहले से ही दिन से था कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत काम कर रहा है, और वही एंटी इनकम्बेंसी जो रुझान आ रहे हैं कि 58 से 60 सीटें भारतीय कांग्रेस लेने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी 40 से घट करके 28-29 सीटों पे आ रही, तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का बहुत बड़ा रोल है इसमें। जी, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़े हैं, अनिल गोयल जी हैं। अनिल जी, जिस तरीके से देखा जाए मतदान हो गया है और हरियाणा में भी मतदान संपन्न हुआ है, जम्मू कश्मीर में भी हुआ है, कांग्रेस भी दावा कर रही कि अब की बार हमारी जीत हो रही है, क्योंकि जो विकास कार्य आपने किए थे वो खोखले साबित हुए, जमीनी स्तर पर विकास नहीं हुआ। हरियाणा में किसान आपसे संतुष्ट नहीं रहा, पहलवान आपसे संतुष्ट नहीं रहे, कैसे देखते हैं आप? अनिल गोयल जी। अरुण जी, मैं आपको बताऊं, जहां तक संशय सवाल है जी, तो आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल। हाँ, जहां तक संतोषजनक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर के चलती है। भारतीय जनता पार्टी किसी विशेष धर्म या किसी विशेष जाति को साथ लेकर चलने का विषय। तो निश्चित तौर पर ठीक है कि आज कांग्रेस जो है मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है, देख सकती है। जनता ने अपना फैसला सुना दिया है, जो मतदान के अंदर बंद हो गया, मतपेटियों के अंदर बंद हो गया। और निश्चित तौर पर हम ये कहेंगे कि वहां पर हम हरियाणा के अंदर अपनी सरकार बना रहे हैं। जी, निश्चित तौर पर सरकार हमारी बन रही है।
हाँ, 2 दिन के लिए कांग्रेस के मेरे भाई खुश होना चाहें, हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर उनको 2 दिन में खुशी मिलती है तो अच्छी बात है, लेकिन निश्चित तौर पर हम हरियाणा में सरकार बनाएं। और जिस तरीके से कांग्रेस ने पूरे चुनाव के अंदर, अनिल जी रुकना चाहूंगा, सही वोटर का एग्जिट पोल देख लेते हैं जम्मू कश्मीर का, उसके बाद फिर आप चर्चा कर। बात आ जाने दिया करो पूरी, फिर वो क्या करो। जम्मू कश्मीर में एनसी कांग्रेस गठबंधन को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। 40 से 48 सीटें मिलने का अनुमान है। बीजेपी को 27 से 32 सीटें मिलने का अनुमान है। पीडीपी को 6 से 12 और अन्य को 6 से 11 सीटें मिलने का अनुमान है। इंडिया टुडे सी वोटर का एग्जिट पोल हम आपको दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में एनसी कांग्रेस गठबंधन को बढ़त मिल सकती है। एनसी कांग्रेस गठबंधन को 40 से 48 सीटें मिल सकती हैं। वहीं बीजेपी को 27 से 32 सीटें मिलने का अनुमान है। पीडीपी को 6 से 12 और अन्य को 6 से 11 सीटें मिलने का अनुमान है। अनिल जी, जिस तरीके से देखा जाए अभी सी वोटर का हमने आपको एग्जिट पोल दिखाया, और एग्जिट पोल होते हैं, वो ठीक है कि एग्जिट पोल कहीं ना कहीं परिणाम के नजदीक होते हैं, सब संभावनाओं के हैं, लेकिन असली रिजल्ट तो मतदान खुलेगा, पेटियां खुलेंगी, गिनती होगी, उसके बाद में आएगा और आप ये देखेंगे कि हरियाणा में हमारी सरकार बनेगी। किसान आपसे संतुष्ट नहीं थे, किसानों ने आंदोलन किया, अभी भी आंदोलनरत हैं कई किसान। पहलवान भी आपसे असंतुष्ट रहे कहीं ना कहीं, हरियाणा में देखा जाए तो। आवाज नहीं आ रही अरुण जी? अनिल जी, जिस तरीके से देखा जाए, किसानों की बात की जाए तो किसानों ने आंदोलन किया। आवाज नहीं आ रही है। अनिल जी के पास आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अरुण जी जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं किसान आपसे संतुष्ट नहीं रहे, किसानों ने आंदोलन किया, पहलवान भी आपसे संतुष्ट नहीं रहे, आप कह रहे हैं कि सरकार आपकी बनेगी, तो कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर सरकार बन रही है आपकी? अरुण जी, आवाज कट कट के आ रही है, लेकिन मैं निश्चित तौर पर कह रहा हूं कि किसान हमसे नाराज नहीं है। कुछ मुट्ठी भर किसान जो बहुत बड़े किसान है, बहुत बड़ी खेती कर रहे हैं, जिनका सिर्फ राजनीतिक से किसान आंदोलन से मतलब नहीं था, किसान ने उनको से मतलब नहीं था, उनको सिर्फ वहां पर राजनीति कर दी थी और राजनीति रोटियां सेकनी थी, जिनको राजनीतिक अभी इससे बड़ा उदाहरण कुछ नहीं। जी बिल्कुल अनिल जी, हमारे साथ महेश वेद जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हरियाणा से हैं। महेश जी, क्या लग रहा है, आपने पूरा चुनाव देखा है, हरियाणा में वोटिंग हुई है, किस तरीके का माहौल हरियाणा में रहा है, कौन सी पार्टी बहुमत में आ सकती है, किसका फायदा किसको मिलने वाला है? तोमर जी, हरियाणा की राजनीति को मैं संक्षिप्त में आपको बता रहा हूं। आज से 1 महीने पहले ऐसा लग रहा था कांग्रेस 65 से 70 सीटें लेंगी। आज से 15 दिन पहले लगने लगा कि कांग्रेस 55 से 60 सीट लेंगी, और 2-3 दिन पहले तक, 4-5 दिन पहले तक ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस 50 तक पहुंचेगी, और आज मुझे लग रहा है कि 45 से 50 के बीच कांग्रेस रह सकती है। पहले कांग्रेस की सुनामी लग रही थी, फिर कांग्रेस की आंधी लग रही थी, अब कांग्रेस की हवा लग रही है। आज मतदान हुआ है तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने काफी सुधार किया है, लेकिन आज भी मुझे लग रहा है कि कांग्रेस ये केन प्रकरण सत्ता में आ जाएगी, ऐसा मुझे लग रहा है। बिल्कुल, हमारे साथ चैनल हेड एसपी त्रिपाठी सर, एसपी त्रिपाठी सर आप सवाल। निश्चित तौर पे अरुण, एक बार आप अजय जी का भी टिप्पणी ले लीजिए, उसके बाद हम अनिल जी से भी सवाल करेंगे, फिरोज जी से भी करेंगे, महेश जी से भी करेंगे। एग्जीक्यूटिव एडिटर अजय त्रिपाठी जी हमारे साथ है। अजय त्रिपाठी जी, जिस तरीके से देखा जाए, जम्मू कश्मीर का मतदान देखा और हरियाणा का भी मतदान देखा, किस तरीके की हवा दिख रही है दोनों राज्यों की अगर बात करें? देखिए, जम्मू कश्मीर में तो धारा 370 का जो इशू बना हुआ है वही निर्णायक फैसला होगा। एक स्टेटहुड का फैसला और धारा 370 का जो फैसला वो स्टेट बनेगा। लेकिन अभी जो एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है उसमें लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी थोड़ा सा प्रोग्रेसिव तो है, और सारी उम्मीदें बीजेपी की जम्मू को लेकर के हैं। कश्मीर में भले पीडीपी, कहीं ऐसा ना हो, मुझे लगता है कि बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस और इसका कांग्रेस का जो अलायंस है उसमें पीडीपी भी शामिल हो जाए तो अलग हो सकता है। लेकिन जिस तरह से अदर्स लेकर वहाँ अदर्स जीत के आ रहे हैं अरुण, वो सब वो एक नया समीकरण खड़ा कर सकते हैं। वो तो हरियाणा की जहाँ तक बात करें, बिल्कुल सही बात हो रही है कि हरियाणा में पहले कांग्रेस की सुनामी दिख रही थी, फिर कांग्रेस की आंधी दिखने लगी, फिर आज जब रिजल्ट आ रहा है
तो जाते जाते उम्मीदें तो बहुत है कांग्रेस को और संभावनाएं भी बहुत हैं, लेकिन ये तय है कि बीजेपी की वर्किंग को अगर समझते हैं आप, बीजेपी की वर्किंग कल्चर को समझते हैं, तो बीजेपी 11th आवर्स तक काम करती है। और बीजेपी में हमेशा ये कोशिश की जाती है कि जो इलेक्शन जो लोग लड़ रहे हैं वो अलग काम कर रहे हैं, इलेक्शन के पीछे जो मशीनरी काम करती है वो कई बार चौंकाने वाला काम कर देती है। तो एग्जिट पोल और एग्जिट पोल में जो अंतर आएगा उसकी उम्मीदें बहुत सारी बनी है, लेकिन फिलहाल तो यही लग रहा है कि कांग्रेस दोनों जगह पे लीडिंग पार्टी के रूप में आ रही है। अरुण, मैं थोड़ा अनिल जी से सवाल करना चाहूंगा। अनिल जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है। अनिल जी, आपने कहा मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख ले कांग्रेस। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने वैसे ही है जैसे लोकसभा में आपने देखा था एग्जिट पोल में? नहीं। लोकसभा चुनाव के अंदर हमने चुनाव लड़ा है, मजबूती से लड़ा है, और तीसरी बार हमने बताया किसी को अपना लक्ष्य तो हर पार्टी को चाहिए, और हम 400 का लक्ष्य लेकर, ठीक है, जनता ने 400 लक्ष्य नहीं दिया, लेकिन हमारी नहीं है, और तीसरी बार हमारी सरकार बनी है। ये हम एक बात स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट है, और इस से हम आगे चल लोकसभा चुनाव के। अनिल जी, आपकी आवाज कट के आ रही, थोड़ा माइक पास में रख लेंगे तो हमें अच्छे से सुनाई पड़ेगा। नेटवर्क इशू है जी, मुझको लगता है जी, नेटवर्क की वजह से मेरे पास कट आ रही है, लेकिन मैं बड़ा स्पष्ट हूं कि हरियाणा में हम सरकार बना रहे हैं। और वो अभी मेरे जो प्रवक्ता कह रहे थे, अपने यहां पर चैनल पर बैठे मेरे साथी कह रहे थे, वो कटु सत्य है कि आज से 1 महीना पहले कांग्रेस का हवा थी, लेकिन धीरे धीरे पूरे चुनाव में जब लोग, वहां की जनता ने ये देखा है कि सबको साथ को लेकर कौन सी पार्टी चल सकती है, तो उसको ही दिखाई दिया सबको साथ लेकर बीजेपी चल सकती है। इसलिए धीरे धीरे बीजेपी अब होकर हुई है, और हम पूरी तरीके से सरकार बना। नहीं, आपने कहा महेश बैस जी कट सत्य बोल रहे हैं, तो कट सत्य में भी बोल रहे हैं हरियाणा में सरकार बन रही है कांग्रेस की। वो 45 के करीब बता रहे हैं, 45 यानी सरकार बन रही है। आप 40 से बहुत नीचे आ गए हैं। एग्जिट पोल तो देखो, मैं खुद बात करूं, एग्जिट पोल तो होता है वो परिणाम नजदीक हम मान सकते, लेकिन हकीकत होती है जब मतदान, जब मतदान निकले, बाहर निकले, कई बार उल्टा भी हो जाता है। इसलिए एग्जिट पोल पर 100% पास करना जल्दबाजी होगा, और जो एक्टिव जो मतलब मतदान होगा, मतदान होने का जो गिनती होगी, गिनती के बाद में जो परिणाम आएंगे सामने। बिल्कुल आपने सही कहा, एग्जिट पोल पे विश्वास नहीं करना चाहिए। जब एनडीए के पक्ष में या भाजपा के पक्ष में जब भी एग्जिट पोल आते हैं तो हम अच्छा खासा विश्वास करते हैं, नहीं करना चाहिए, बात सही है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में एग्जिट पोल 300 के लगभग आपको आंकड़े दे रही थी। आपने कहा हमने तीसरी बार 240 के साथ सरकार बना ली है। पहली बार 2014 में 283, 2019 में 303, इस बार 240 आप आके नीचे आ गए, और आप कह रहे हैं तीसरी बार सरकार बना रही, और अकेले आपको बहुमत नहीं मिला है। और ऐसे लोगों के साथ बहुमत में हैं आप जिनका बैकग्राउंड जो ये रहा है कि कभी भी पलट सकते हैं। देखो आप, ये राजनीति है, और राजनीति के अंदर लोग पाला बदलते रहते हैं जी, लेकिन उन्हों को विश्वास है कि भारत का विकास जो है बीजेपी कर सकते हैं, इसलिए वो हमारे साथ हैं। और भारत का विकास है, बिहार का विकास है, तो वो हमारे साथ हैं। हम दोनों मिलकर के काम करें। इससे पहले भी हमारा उनके साथ गठबंधन रहा है, तो निश्चित तौर पर जो लोग हमारी नीति और रीति पर विश्वास करते हैं, जो लोग हमारे साथ चलना पसंद करते हैं, उनके वो हमारे साथ आ रहे हैं, उनके लिए उनका स्वागत है हमेशा। और हम केंद्र में सरकार चला रहे हैं, हरियाणा में भी सरकार बनाएंगे। कभी तो ममता बनर्जी ने भी एनडीए को साथ दिया था। आप एक बात और देखेंगे कि जेएनके के अंदर जो चुनाव परिणाम आ रहे हैं जी, हमारे पास बीजेपी में 25 सीट थी और अब लगभग 32 सीट का एग्जिट पोल आ रहा है। यानी हम जेएनके में भी अपने आप को मजबूत मान रहे हैं, अपने आप को हम आगे बढ़ रहे हैं। और उसके अंदर भी लगभग कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो जिनकी हमने सपोर्ट करी थी, 10 से 15 वो कैंडिडेट हो सकते हैं। और उसके बाद में हो सकता है कि आप ये देखें जम्मू कश्मीर के अंदर भी बीजेपी सरकार बनाए, हरियाणा में बीजेपी सरकार बनाए। ये आपको 2 दिन के बाद रिजल्ट आ जाएगा, और आप हम चैनल में बैठे होंगे और आपको दिखाई देगा कि दोनों जगह बीजेपी की सरकार बन रही है। देखिए, हमारे किसी बहुत ही वरिष्ठ आपके पार्टी और जो पॉलिटिकल एनालिसिस उससे बात हुई थी, जब आपने, जैसा कहा जाता है, आपने जम्मू कश्मीर में जब मुस्लिम कैंडिडेट देना जब आपने शुरू किया, जो आपका जमीन है
प्रो हिंदुत्व। तभी ये लोग कहने लगे थे कि जम्मू कश्मीर में भी आप जो 25 सीटें पाए थे वो जम्मू से ही मिली थी आपको, और इस बार 25 से 26 हुई, यानी जम्मू में जो प्रो हिंदुत्व वाली बात है वो भी घट गई। इन स्थितियों में आप 43 में से जहां रहे वहीं रह गए। तो ये बार बार जो आपका विचार बदलता है ये कहीं ना कहीं वहां परेशानी पैदा करने वाला रहा। खैर अनिल जी आपके पास आएंगे, महेश बेद जी हैं। महेश बेद जी मेरी आवाज आ रही है आपको? महेश बेद जी, आपने कहा पहले सुनामी, फिर आंधी, फिर बराबर की टक्कर, ये आखिर वजह क्या रही? ये भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों का ताबड़तोड़ प्रचार या कांग्रेस पार्टी? अगर संक्षिप्त में कहें तो अनिल गोयल जी जो है जो राजी हो रहे हैं, दो तरीके से काम हुए। एक तो जो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के साथ आरएसएस का जो साथ मिला था, छत्तीसगढ़ में पहले सुन रहे थे ना कि कांग्रेस की सरकार आएगी, प्रचंड बहुमत से आएगी, लेकिन वहां भाजपा ने सरकार बनाई जो है। कारण क्या रहा? आदिवासी क्षेत्रों में आरएसएस की टीम ने बड़ा काम किया, अनुसांगिक संगठन थे, विश्व हिंदू परिषद थे, दुर्गा वाहिनी, बजरंग दल, जितने भी आरएसएस से जुड़े संगठन थे सबने मिल करके वहां पर काम किया। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के नेता ये समझाने में काफी हद तक कामयाब हुए कि ये जाटों की पार्टी है कांग्रेस, जबकि ऐसा है नहीं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार ये समझाते रहे कि ये सबका साथ लेने वाली पार्टी है, सबका साथ देने वाली पार्टी है। शैलजा को भी आगे किया, लेकिन शैलजा का कोप भवन में रहना 5-6 दिन बड़ा नुकसानदायक रहा भारतीय जनता पार्टी के लिए। अंतिम समय में ऑपरेशन किया अशोक तंवर, लेकिन वो अंतिम समय में किया गया, तब तक काफी डैमेज कांग्रेस को हुआ। इस कारण कांग्रेस सामान्य बहुमत से सत्ता में आने की संभावना बनी है, ना कि जो प्रचंड बहुमत से जैसी उम्मीद की जा रही थी वैसी सत्ता नहीं आ रही है। 45 से 50 के बीच हम कांग्रेस को देख रहे हैं, जबकि पहले जैसी स्थिति थी उसमें कांग्रेस की 60 से 70 की बात की जा रही थी। यही डैमेज कंट्रोल जो है वो नहीं कर पाई जो है कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी ये समझाने में कामयाब रही कि रोहतक की चौधर आएगी, रोहतक के नेताओं को ताकत मिलेगी, कांग्रेस जीतेगी। तो जबकि कांग्रेस बार बार समझाती रही कि कांग्रेस की सरकार आएगी, लेकिन वो हुड्डा सरकार बताते रहे, इसका असर पड़ा। इसका ये मुद्दा कितना प्रभावी रहा? आपने ठीक है राहुल गांधी की बात की और बाकी शैलजा जी की बात की, जो खट्टर जी को हटा के सैनी जी को मुख्यमंत्री एन टाइम पे बनाया है, उसका असर भारतीय जनता पार्टी के लिए पॉजिटिव गया या नेगेटिव गया? ना नेगेटिव गया ना पॉजिटिव गया जी। मनोहर लाल के जो 2 मुद्दे थे, बिना खर्ची पर्ची नौकरी का जी और सबका साथ सबका विकास, जो है हरियाणा में समान विकास की बात थी, उन पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा है। लेकिन मनोहर लाल की जो 2 बड़ी खामियां थी, प्रॉपर्टी आईडी और परिवार पहचान पत्र, उनको लेकर के जो लोग परेशान थे, उनके कारण मनोहर लाल को पीछे भी रखा भारतीय जनता पार्टी ने, और उनकी जो उपलब्धियां बिना खर्ची पर्ची की थी उनको सामने ला करके रखा। बिना खर्ची पर्ची की जो पहली पारी में नौकरी दी थी भारतीय जनता पार्टी ने, उसका मतदाताओं पर असर रहा। कांग्रेस ने समझाने का प्रयास किया कि जो निगम के माध्यम से बाद में नौकरियां दी गई, उनमें ना रिजर्वेशन दिया गया और उनमें सारी की सारी नौकरियां पारदर्शिता से नहीं दी गई, बल्कि भेदभावपूर्ण नौकरी लगाई गई है। लेकिन पहली पारी में जो मनोहर की पहली पारी थी 2014 से 2019 की, उसमें जो बच्चे नौकरी लगे थे, वो पहली बार ऐसा हुआ था हरियाणा में। हम बिल्कुल बता रहे हैं आपको कि बिना खर्ची पर्ची के साधारण परिवारों के लोग नौकरी लगे, उसका भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिला और भारतीय जनता पार्टी के समझाने में कामयाब रही। और दक्षिण हरियाणा में अहिरवाल बेल्ट में, जीटी रोड बेल्ट पर ये समझाने में कामयाब रही कि जाटों की सत्ता आ रही है। इनडायरेक्ट रूप से जाटों का नाम नहीं लिया, लेकिन रोहतक की सत्ता आ रही है, रोहतक के लोग ताकतवर बनेंगे, वैसी ही सरकार आ जाएगी, ऐसा नैरेटिव सेट करने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब रही। इसका कांग्रेस को कुछ नुकसान हुआ, लेकिन कांग्रेस सत्ता तक पहुंच रही है, ऐसा मेरा मानना है। एक हमारा आखिरी सवाल है, फिर अरुण जी आपसे सवाल करेंगे। अंतिम समय पे बाबा राम रहीम को पैरोल पे छूटना और फिर दूसरे दिन ही समागम करना, और उस समागम में अच्छी खासी भीड़ होना, वो किस पार्टी के लिए प्रभावी रही है? माने किसको प्लस रहा है, किसको माइनस रहा है, या उसका कोई राजनीतिक असर नहीं रहा? महेश जी मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, बताओ। मेरा सवाल यह है कि अंतिम समय पे
बाबा राम रहीम को मैंने छूटना पैरोल के में आए वो, और दूसरे दिन ही उन्होंने समागम किया, और समागम करने के बाद उसमें अच्छी खासे भक्तों की भीड़ थी उसमें। इन स्थितियों में ये भाजपा के पक्ष में गया या कांग्रेस के पक्ष में गया, या इसका कोई राजनीतिक प्रभाव नहीं पड़ा? देखिए त्रिपाठी जी, कुछ दिन पहले मैंने सिरसा और आसपास के क्षेत्र का दौरा किया था जी। मैं डेरा सच्चा सौदा में भी गया था, किसी मित्र के साथ बिना परिचय के वहां पर गया था, और उसके बाद में मैंने सिरसा में काफी समय बिताया। डेरा सच्चा सौदा का 4% वोटों पर, 4 से 5% वोटों पर असर है, लेकिन डेरा सच्चा सौदा की तरफ से अब की बार कोई विशेष फतवा नहीं आया है उनके राम रहीम के आने के बाद भी, लेकिन एक संदेश देने का प्रयास किया गया है। तो 1 से 2% वोटों का असर सिरसा, फतेहाबाद, हिसार क्षेत्र में कुछ हो सकता है, आधा % का असर जो है दूसरे क्षेत्रों में हो सकता है। कोई विशेष असर हम नहीं कहेंगे, कांटे के मुकाबले जहां है वहां थोड़ा बहुत असर हो सकता है। किस पार्टी के पक्ष में असर हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया है कि डेरा सच्चा सौदा का आशीर्वाद उनके साथ है। ये करीब आपने 3 जिले बताए, 13 से 14 सीटें होती हैं लगभग। हाँ, लेकिन वहां पर जो मुकाबला है वहां मुझे लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा दौड़ में है कहीं पर। जी अरुण जी। अनिल जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता है। अनिल जी, 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहला ये विधानसभा चुनाव है, 370 का कितना फायदा बीजेपी को वहां पर मिल रहा है? अनिल जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी। 370 हटने के बाद पहला विधानसभा चुनाव है जम्मू कश्मीर का, 370 हटने का कितना फायदा बीजेपी को वहां पर मिल रहा है? 370 के हटने का फायदा पूरे देश के लोगों को तो मिला ही मिला है। लोग हैं जो वोट नहीं दे सकते थे, चाहे वो अपने SC/ST के लोग हों, पक्करवाल हो, तो वोट देने अधिकार मिला है। सबके धारा के साथ मिलने का है, जोड़ने का मिला। में पहले हम तिरंगा नहीं, पूरे जग के तिरंगा फहराता है। आज विकास होता है, आज बात डेवलपमेंट हो रही है, वहां के युवाओं को रोजगार मिल रहा है, वहां का क्षेत्र रहा है, तो इस सबका लाभ बीजेपी को मिलता है। निश्चित तौर पर स्थानीय लोगों ने देखा है कि जिस जनता पार्टी को मजबूत भारतीय जनता पार्टी ये दिखा दिया है कि हम विश्वास करते हैं, किसी धर्म और जाति में विश्वास, हमको विकास से मतलब है। विकास इससे बड़ा उदाहरण जी बिल्कुल। देख रहे अनिल जी, दैनिक भास्कर हरियाणा का एग्जिट पोल हम आपको दिखा रहे हैं, उसके बाद फिर आपके पास आते हैं। तो आने दिया करो पूरी यार। वहां हरियाणा में कांग्रेस को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। कांग्रेस को 44 से 54 सीटें मिलने का अनुमान है, बीजेपी को 15 से 29 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं INLD को 1 से 5 और अन्य को 6 से 9 सीटें मिल सकती है। दैनिक भास्कर का एग्जिट पोल हम आपको दिखा रहे हैं कि हरियाणा में कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस को 44 से 54 सीटें मिलने का अनुमान है, बीजेपी को 15 से 29 सीटें मिलने का अनुमान है। INLD को 1 से 5 और अन्य को 6 से 9 सीटें मिलने का अनुमान है। मैट्रिक्स के एग्जिट पोल में हरियाणा में कांग्रेस को बढ़त मिलती दिख रही है। कांग्रेस को 55 से 62 सीटें मिलने का अनुमान है, बीजेपी को 18 से 24 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं JJP को 0 से 3 सीटें मिलने का अनुमान है। मैट्रिक्स के एग्जिट पोल में हरियाणा में कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस को अनिल जी अपनी बात पूरी कीजिए, हमने आपको एग्जिट पोल दिखाए हरियाणा के। अभी मैं निश्चित तौर पर का मामला हो और JNK में जिस तरीके से विकास हो, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 370 को समाप्त करके JNK को पूरे देश से जोड़ा, आज वहां का युवा भी इस बात को महसूस कर रहा है कि हमको भारत से जुड़ करके उनके सारे संविधान भारत में JNK में लागू होने के बाद में वहां के लोगों को भी केंद्र सरकार की सुविधाएं मिल रही है। केंद्र सरकार वहां पर जो है विकास हो रहा है, वहां पर डेवलपमेंट हो रहा है।
इस बात को वहां के नौजवान, वहां के निवासी इस बात को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं और उन्होंने ये समझकर वोट पोल करा है और भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है। और अनिल जी, निश्चित तौर पर आप कम विकास से कम की 10 बात से कर रहे हैं, 15 वहां पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट केंद्र जो सरकार हमारे समर्थन से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके भी जीतने के बाद में हम वहां पर उनके समर्थन से सरकार बनाएंगे। ये हमें पूरी तरीके से 100% विश्वास है और सरकार बना करके जे.एंड.के का विकास और तेजी गति से होगा, दुगनी गति से विकास होगा। और आप ये देखेंगे जे.एंड.के जो है हमारा जो उनका स्वर्ग कहलाता है, उसको किस तरीके से विकास हम करके दिखाएंगे। अनिल जी, आप कह रहे हैं केंद्र सरकार ने घाटी में विकास किया है, जम्मू कश्मीर में विकास किया है। कौन कौन से विकास है जो घाटी की जनता के लिए किए गए हैं केंद्र सरकार की तरफ से? अरुण जी क्या कह रहे हैं, दोबारा रिपीट करें। आप कह रहे हैं केंद्र सरकार की तरफ से घाटी में विकास किया गया है, जम्मू कश्मीर में विकास किया गया है। कौन से विकास किए गए घाटी की जनता के लिए? सॉरी तो अनिल जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। फिरोज सिद्दीकी जी हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता है। फिरोज जी, देखा जाए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 370 पर संकल्प पत्र लाने की बात कही है, आप उनके गठबंधन में वहां सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। अगर सरकार आपकी बनती है तो क्या 370 के संकल्प पत्र में आप समर्थन करेंगे? देखिए, कांग्रेस ने कभी भी 370 हटाने का विरोध नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने कौन सी 370 हटा दी? कुछ प्रावधान थे जो कम कर दिए। 55 प्रावधान तो 1955 से नेहरू जी करते चले आ रहे हैं, उसमें प्रावधानों में कमी। तो भारतीय जनता पार्टी को तो असल बात यह थी कि पूरे देश में ढिंडोरा पीटना था, काम नहीं करना था और कुछ अपने मित्रों को वहां की जो खदानें थी वो सौंपनी थी। उनको कश्मीरियत से मतलब नहीं, उनको कश्मीर की जमीन से मतलब था, क्योंकि ये सेठों की सरकार रही। अगर भारतीय जनता पार्टी ने इतना काम किया, नेशनल पार्टी है, सबका साथ सबका विकास है, तो ये घाटी में एक भी कैंडिडेट क्यों नहीं उतार पाए? सवाल ये है ना, ये ऐसी पार्टी है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो ये कहा है कि अगर हमारी सरकार बनती है 370 पर संकल्प पत्र लाएंगे। देखिए, जो वहां के लोग हैं, वो वहां की विधानसभा है, वहां की विधानसभा, वहां के लोगों को ये हक है कि वो अपने राज्य के बारे में क्या निर्णय लेते हैं। जैसे मैं मध्य प्रदेश का नागरिक हूं तो ये मुझे अधिकार है कि हम हमारे प्रदेश के बारे में निर्णय लें। ऐसे ही जम्मू कश्मीर के लोगों को ये निर्णय लेना है, तो ये उन पर छोड़िए अभी फिलहाल। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा का सवाल है, इनके वैद्य जी आप याद रखिएगा, मैं आपको अभी कह दे रहा हूं, जो पार्टी 10 साल शासन करने के बाद 40 उम्मीदवार खरीद के लाए और उसको चुनाव लड़ाए, जो पार्टी बैकफुट पे आ जाए और निर्दलियों का समर्थन करे, अपने लोगों को वापस अपने लोगों के पर्चे वापसी करा दे, चुनाव आयोग से 5 दिन आगे डेट बढ़वा दे, उस पार्टी के जो भी इनके 10-12 जो दर्जन भर लोग जीत के आ जाएंगे, वो आएंगे वो जो स्थानीय लीडर हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। इनका संगठन कहीं कुछ नहीं मिलने वाला। और इनका प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। आप बिल्कुल लगा रहा हूं, मैं तो स्पष्ट लगा रहा हूं, सामने लगा रहा हूं आपको। 15,000 कंप्लेनें मध्य प्रदेश की थी, जिनको डिसाइड किए बगैर ही चुनाव आयोग ने रिजल्ट घोषित कर दिए। मैं तो स्पष्ट लगा रहा हूं सामने। कौन होता है चुनाव आयोग? क्यों 5 दिन आपने बढ़ाए? यहां मध्य प्रदेश में हम कहते रह गए कि साहब ये दिवाली है, 4 दिन 5 दिन हमारे दिवाली में खराब हो जाएंगे, 5 दिन आप डेट बढ़ा दीजिए, तो उन्होंने 1 दिन नहीं बढ़ाए, वो टस से मस हुए। यहां तो दिवाली भी नहीं थी, जो सबसे बड़ा त्योहार था। चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं होता तो आपकी जम्मू कश्मीर में जैसे भैया, आप बोल रहे हैं सरकार बन रही है, अरे हरियाणा में निष्पक्ष बहुत सरकार बन रही है, तो अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं होता तो आप सरकार बना सकते थे। आप देख लीजिए, ये पहला चुनाव आयोग थे जिनके खिलाफ जो भी ये चुनाव लड़ते हैं उसमें इतनी सारी पिटीशनें जा के लग जाती हैं। ये डिक्लेरेशन नहीं दे पाते, ये चुनाव के बाद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाते, इनकी ये स्थिति है। हम तो आज भी कहते हैं कि ये जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग निष्पक्षता से काम नहीं करता। और फील्ड में तो हम लोग काम करते हैं, हम लोगों को पता है ये कौन कौन से काम करते हैं। कोई भी आप कंप्लेन करिए, चुनाव आयोग देखता भी नहीं है। बन रही है आपकी जी, फिर हरियाणा, अरे ये तो जनता बना के दे रही है। ये तो इसका जो जनता तो हमेशा सब जगह जनता ही बनाती है। इसका जो है इसका जो सेहरा है वो जनता के सर बनना चाहिए। तो चुनाव भाई, चुनाव कहीं के भी रिजल्ट आते हैं जनता के ही होते हैं। वो चुनाव आयोग के जो है पॉलिफरेशन से बाहर हो गई है ये चीजें सब, वरना तो बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाता वहां।
ये बुरा हाल हुआ है, वहां किसानों ने घुसने नहीं दिया इनको कि गोली चलाते हो हमारे ऊपर, हमारे सामने कांटे लगाते हो। हाथ पैर जोड़ जोड़ के दुष्यंत चौटाला और भारतीय जनता पार्टी के लोग हाथ पैर जोड़ रहे थे कि भाई गांव के अंदर तो आ जाने दे, हुक्का ही पिला दे भाई, कैसे भी वोट मत दीजिए, हुक्का तो पिला दे। यहां तक तो अगर ये स्थिति है तो जो भी एग्जिट पोल में 26-27 सीटें मिल रही हो, कहां से मिल रही है? अरे आप हमने पिछली बार भी 40 ही थी, अरे 13-14 ही घट रही है। ये देखिए, हम तो कह रहे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी का एक आदमी बता देना आप जो जीत के आया हो। ये वो लोग जीत के आएंगे, ये वो लोग जीत के आएंगे जो लड़े भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे हैं, लेकिन वो स्थानीय लीडर हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोग नहीं है। ये तो विलुप्त होने जा रहे हैं। ये दिल्ली के बाद भारतीय जनता पार्टी का अता पता ही नहीं मिलेगा आपको कहीं तक, लद्दाख तक ये कहीं नहीं दिखेंगे। इनकी ये स्थिति, इनकी आखिरी सरकार थी हरियाणा की, ये भी जा रही है, और इनके जम्मू में भी आएंगे 10-12 लोग आ जाएंगे जीत जाते। आखिरी सरकार आप कहने क्या जा रहे हैं? केंद्र में किसकी सरकार है? अरे हम ये कह रहे हैं कि दिल्ली की गवर्नमेंट है, राज्य सरकार है, हरियाणा की राज्य सरकार है, पंजाब की राज्य सरकार है, तो अब ये सब जगह से साफ हो जाएंगे। नॉर्थ इंडिया में कहीं नहीं नजर आएंगे। इनकी ये स्थिति अब होने वाली है। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र भी इसी में आता है जहां की आप बात कर रहे हैं। ठीक है, बागपत वगैरह इसी में आते हैं। आ जान दीजिए ना अभी 27 में चुनाव, आप उत्तराखंड का हाल देख लेना और इनका भी देख लेना। चुनाव आने दीजिए ना, 27 का। अरे अभी तो मैं दिल्ली से आगे चले आप जम्मू कश्मीर, तो क्या आता है? हरियाणा आता है, पंजाब आता है, हिमाचल आता है, ठीक है, उसके बाद आपका जम्मू आता है, जम्मू के बाद घाटी आती है, फिर लद्दाख आता है। ये कहीं नहीं दिखेंगे। जम्मू कश्मीर में तो इनकी कभी भी नहीं रही है, 25 सीटों से ज्यादा कभी नहीं। कहीं ना कहीं टंग जाते थे, पीडीपी के साथ टंग तो गए थे ये। नहीं, पीडीपी के साथ टंग गए थे। हाँ, और आप किसके साथ टंग रहे हैं? अरे भाई हम किसी के भी साथ, हमारा तो उसके साथ अलायंस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस। अरे फारूक अब्दुल्ला ने पूरी तरह से एनडीए का समर्थन किया था, उसके साथ टंग रहे हैं ना। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने किया था जब देश के हालात थे, लेकिन आज तो कोई भी इनके साथ नहीं है। प्रीपोल गठबंधन किया था उन्होंने। हाँ, बहुत सारे लोगों ने किया था, इन्होंने धोखा दिया, इसलिए अब इनको साथ इनको कोई फटकने भी नहीं दे रहा। सदन में फारूक अब्दुल्ला धारा 370 वापस लाने का प्रस्ताव पारित करवाएंगे और आप उसी सदन में उनके सरकार के भाग होंगे, तब आपकी क्या स्थिति होगी? देखिए, जनता का ये अधिकार है, जम्मू कश्मीर की जनता का ये अधिकार जनता नहीं, सदन के अंदर सदन की बात कर रहा हूं मैं। आपने वहां के सदस्य, आपने संवैधानिक जो है प्रावधानों का हनन किया है। मध्य प्रदेश के अगर 2 टुकड़े किए, छत्तीसगढ़ बना, तो सबसे पहले मध्य प्रदेश की विधानसभा ने उसको पारित किया। आपने कहा वो लेफ्टिनेंट गवर्नर ही जो है वो सब कुछ है, तो आपने संवैधानिक प्रावधानों का हनन वहां किया है, इसीलिए कांग्रेस ने भी विरोध किया था 370 का। जब संवैधानिक प्रावधानों के साथ जम्मू कश्मीर के लोग अपनी विधानसभा में ये पारित कर दें कि हाँ 370 हमें हटानी है, ये प्रावधान हटाइए ना, कांग्रेस भी समर्थन करेगी। जी, आप उसको घुमा क्यों रहे? सदन के अंदर जो विधानसभा सदस्य होंगे वो संकल्प पारित करेंगे, जनता नहीं आएगी सदन के अंदर। तो उस समय आपके जो सदन प्रस्ताव पारित करेगा, तो आपकी सरकार में अगर आप हैं, आप उसका समर्थन नहीं करेंगे, तो आपके लोग उसमें हस्ताक्षर नहीं करेंगे, तो प्रस्ताव ही नहीं पारित होगा। वो जम्मू कश्मीर के विधायकगण और ये हमारी जो विधायकगण है, उनको निर्णय लेना है कि वो विधायकगण कांग्रेस से अलग हो जाएंगे क्या? कांग्रेस पार्टी है। आप अपने जनता से जो वायदा करके आए, वो वायदों को पूरा करिए, बात खत्म हो गई। अब वो जो भी वायदे हों, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वादा किया धारा तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस, और आपने कुछ कहा ही नहीं। तो हम भाई वो नेशनल कॉन्फ्रेंस जाने ना, तो वहां भी बहिष्कार कर जाएंगे उस दौरान। अरे सदन का बहिष्कार कर जाएंगे। हमने ये सारे प्रावधानों की हमने चर्चा नहीं की। हमने कहा कि स्टेटहुड वापस दिलाएंगे। वो तो बीजेपी भी कह रही है। हमारे साथ कश्मीर से राजनीतिक विश्लेषक उत्पाद कौल जी जुड़ चुके हैं। उत्पाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पे। उत्पाद जी, आवाज मेरी आप तक पहुंच पा रही है? उत्पाद जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? उत्पाद जी, जिस तरीके से देखा जाए जम्मू कश्मीर में वोटिंग प्रतिशत इस बार बढ़ा है, किसको इसका फायदा मिलने वाला है? जम्मू कश्मीर की स्थिति जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है इस टाइम, और जम्मू में प्रोडोमिनेंटली जम्मू में भारतीय जनता पार्टी आएगी। लगभग 30 से 32 सीटें भारतीय जनता पार्टी को आएंगी, और हो सकता है वैली में, कश्मीर वैली में 1 आध सीट भारतीय जनता पार्टी को आए।
नेशनल कॉन्फ्रेंस को इसी तरह 30 से 32 या 33 सीटें भी उसको कश्मीर प्रोविंस और जम्मू में कुछ सेक्टर में आ सकती है। कांग्रेस का सफाड़ा पूरा साफ होगा, लगभग कांग्रेस के हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 सीटें वो जीत जाएंगी, और पीडीपी का भी 3-4 सीटें जीत जाएंगी। मगर जहां तक जमात इस्लामिया पार्टी, जिससे इंडिपेंडेंट 20 कैंडिडेट खड़े किए हैं और इंजीनियर रशीद ने भी 20 कैंडिडेट खड़े किए हैं, हो सकता है 5-5 उनके आ जाए। अपनी पार्टी को लगभग 1 या 2 सीटें आ जाएगी और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस आजाद लोग की पार्टी को 1 सीट आ जाएगी। तो इस तरह बड़ा वर्डिक्ट जो होगा जम्मू कश्मीर में वो फ्रैक्चर्ड में होगा, और आगे चलकर खेल बहुत इंटरेस्टिंग होगा। 8 तारीख शाम को पता चलेगा कि सरकार किसकी होगी, और भारतीय जनता पार्टी ने पीडीपी के साथ भी मिलकर सरकार बनाई है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बीजेपी का तंत्र में सपोर्ट किया वाजपेयी जी के टाइम में, और उमर अब्दुल्ला उस टाइम अटल जी के साथ फॉरेन मिनिस्टर थे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे। आज की स्थिति की बात करें तो आज की स्थिति क्या है वहां पर? आज की स्थिति ये है, देखिए पॉलिटिक्स में कुछ भी और गवर्नमेंट फॉर्मेशन में इस वक्त कुछ भी हो सकता है, और कई लोग मेरे विचारों से सहमत नहीं है, कोई है, लेकिन अगर पीडीपी को लगे कि कांग्रेस के सपोर्ट के बाद भी उनको सरकार नहीं बना सकते, लेकिन अगर सुदृढ़ सरकार बनानी है तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर होगा, तो मुझे कोई अचंभा नहीं होगा कि 10-11 तारीख को हमको पूरा पता चलेगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई। हमारे साथ शेख नासिर जी जुड़ गए हैं, पीडीपी नेता हैं कश्मीर से। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। शेख नासिर जी, जिस तरीके से देखा जाए इस बार मतदान प्रतिशत बड़ा है पीडीपी के लिए, क्या मानते हैं क्या पीडीपी के पक्ष में मतदान हुआ है अब की बार? लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद जब जम्मू कश्मीर कैटेगरी फॉर्म की एप्लीकेशन हुई, उसके बाद बीजेपी के निशाने पर पीडीपी रही, और पार्टी से करीबन 20 से 25 बड़े नेता जो विधायक रहे हैं, जो मिनिस्टर रहे थे, उन्हें पार्टी छोड़ने के लिए उन पर दबाव बना, या जो कुछ भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रेशर बना उन्हें निकाला गया। और उसके बाद भी ये कहा जाने लगा कि पीडीपी जो है किसी लक्ष्य पर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी पीडीपी ने जो आज जो परसेंटेज लिया, लेकिन एग्जिट जो दिखा रहा है हम उसको यकीन नहीं करते। हमारा अच्छा खासा नंबर हो गया, और ये बात आपको बड़े दावे के साथ कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर ऐसे पीडीपी शामिल होगी। पीडीपी की शुरुआत के लिए जम्मू कश्मीर में कोई सरकार नहीं बन सकती है। जी बिल्कुल शेख नासिर जी, आपने हमारे साथ चर्चा की, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद रहे अनिल गोयल जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। उत्पाद कौल जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। वरिष्ठ पत्रकार हरियाणा से महेश वेद जी जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ चैनल हेड एसपी त्रिपाठी जी, एग्जीक्यूटिव एडिटर अजय त्रिपाठी जी ने चर्चा की। आप सभी मेहमानों का तमाम चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल के लिए हमारे इस सत्ता के महासंग्राम में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।